हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं रवि भारद्वाज साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, पाचन तंत्र की टॉपिक्स के बारे में हम बात कर रहे थे और पाचन तंत्र की श्रृंखला में हमने एक वीडियो में दांत, जीभ, लार ग्रंथियाँ, पाचन के चरण, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि आहार नाल जो होती है, एलिमेंट्री कैनाल, इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, इनकी हिस्टोलॉजी क्या होती है, आमाशय क्या होता है, ग्रसनी, ग्रासनाल, इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कहाँ कहाँ पर भोजन का पाचन होता है, कौन से एंजाइम्स के द्वारा होता है, इन तमाम बातों की चर्चा इस टॉपिक के अंदर हम करेंगे। जैसा कि डायग्राम मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, फिर से ये आपके सामने लिया है। मुख से लेकर के मलद्वार तक ये पूरा आहार नाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आहार नाल। इसमें हम सबसे पहले आहार नाल की औतिकी के बारे में चर्चा करते हैं। ये अपना डायग्राम है। इसमें मुख, मुखगुहा, ग्रसनी, एपिग्लॉटिस बॉल्व, ग्रासनाल, आमाशय के 3 पार्ट हमने किए हैं, अग्नाशय, छोटी आंत के 3 पार्ट किए हैं, बड़ी आंत के भी 3 पार्ट किए हैं, अंधनाल, शीकम, बृहदात्र, कोलोन, मलाशय, इन तीनों से मिलकर बड़ी आंत बनी होती है। एक डिजिटल डायग्राम भी आपके सामने लिया गया है, जिसके माध्यम से आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा, एक बार क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इस प्रकार से हमारा पाचन होता है। ये एक बड़ा बाबू है जिसका पाचन तंत्र आपके सामने हाजिर है। देखो, सबसे पहले ये मुख है जो अपन बना चुके हैं। ये वाला पार्ट ग्रसनी है जिसको फेरिंक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स ये पाचन श्वसन दोनों का कॉमन मार्ग होता है। ये वाला पार्ट ग्रास नली है जिसको ईसोफेगस कहा जाता है, ग्रशिका भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो, ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं लीवर। लीवर के जस्ट नीचे ग्रीन कलर का पार्ट है ये वाला, इसको पित्ताशय, गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसे घुमा हुआ, ये आमाशय है। हमने डायग्राम के अंदर आमाशय के 3 पार्ट किए हैं, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। आमाशय के बाद ये देखो एक ग्रीन कलर की संरचना आपको दिखाई दे रही है, येलो के अंदर ग्रीन है, इसको अग्नाशय कहते हैं। छोटी आंत के 3 पार्ट हमने किए हैं। एक ये घुमा हुआ पार्ट है जिसको ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहणी कहा जाता है। इसमें हो सकता है 1-2 शब्द थोड़े से इधर उधर दे रखे हैं, एक क्रम से नहीं दिया है। मैंने जो डायग्राम बनाया है आपके सामने वो एकदम सीरियल से बनाया है। घुमा हुआ पार्ट हमारा क्या कहलाता है? ग्रहणी कहलाता है। और ग्रहणी के बाद मध्य वाले पार्ट को क्या कहते हैं? जिजूनम, मध्यांत्र कहते हैं। और लास्ट पार्ट है ये इलियम। इन तीनों से मिलकर क्या बनी होती है? छोटी आंत। बड़ी आंत का दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होती है, जो ऊपर की ओर भाग चढ़ता है उसको कहते हैं असेंडिंग कॉलन या आरोही बड़ी आंत कहा जाता है। जो पैरेलल चलती है उसको कहते हैं अनुप्रस्थ बड़ी आंत या ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं। यानी बड़ी आंत के भी एक तरीके से 3 पार्ट हो जाते हैं। बड़ी आंत के 3 पार्ट कौन कौन से हैं? बृहदात्र, एक आता है सीकम, एक आता है रेक्टम। लेकिन जो बृहदात्र होती है, कोलोन वाला पार्ट है, उसके भी 3 पार्ट हैं। जो ऊपर की ओर चढ़ता है उसको असेंडिंग कॉलन कहते हैं, जो पैरेलल चलता है उसको अनुप्रस्थ कहा जाता है, ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं, और जो नीचे की ओर आता है उसको कहते हैं अवरोही बड़ी आंत या डिसेंडिंग कॉलन के नाम से जाना जाता है। लास्ट में ये मलाशय में खुलता है, रेक्टम, ये बड़ी आंत का भाग है। गुदा, एनल कैनाल बोलते हैं। और यहाँ पर एक संरचना है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं, परिशिष्ट के नाम से जाना जाता है। ये हमारा पाचन तंत्र का पार्ट है। अब हम इसमें आहार नाल की औतिकी के बारे में चर्चा करते हैं। आहार नाल की औतिकी। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल की औतिकी के बारे में बात करें हम तो दोस्तों इसमें 4 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं? 4। कौन कौन सा? सबसे पहले स्तर को कहते हैं सिरोसा। क्या कहते हैं? शिरोसा। दूसरा स्तर होता है पेशीय परत। दूसरा स्तर होता है पेशीय परत।
तीसरा स्तर होता है जिसको सब म्यूकोसा कहते हैं, सब म्यूकोसा कहा जाता है। और चौथा स्तर होता है जिसे म्यूकोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकोसा। 4 परत हो गए हमारे, पहला सिरोसा, दूसरा पेशीय, तीसरा सम्यूकोसा और चौथा कौन सा होता है? म्यूकोसा। यानी आहार नाल की यदि हम बात करें कि आहार नाल की जो हिस्टोलॉजी होती है, जिन ऊतकों से मिलकर के बना होता है, इसमें टोटल 4 लेयर्स पाई जाती हैं। एक होता है शिरोसा, जो कि आहार नाल का सबसे बाहरी स्तर होता है। कोई भी आहार नाल है दोस्तों, उस आहार नाल का सबसे बाहरी स्तर कौन सा होता है? शिरोसा होता है। कौन सा होता है? शिरोसा होता है, जो कि विसरल पेरिटोनियम से मिलकर के बना होता है, सफेद रेशेदार संयोजी ऊतकों से मिलकर के बना होता है। जबकि दूसरा जो पार्ट आता है पेशीय परत, ये सबसे मोटी परत पेशीय परत आमाशय में पाई जाती है, याद रखना। और सबसे पतली परत जो पाई जाती है वो मलाशय में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? मलाशय में। अच्छा प्रश्न है। सबसे मोटी परत कहाँ पाई जाती है? आमाशय में पाई जाती है, हमारे पेट की होती है। और सबसे पतली परत जो पाई जाती है वो मलाशय के अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहले हम शिरोसा में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कर लेते हैं। शिरोसा याद रखना दोस्तों, आहार नाल का सबसे बाहरी स्तर है। आहार नाल का सबसे बाहरी स्तर जो होता है उसे क्या कहा जाता है? शिरोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिरोसा। तो शिरोसा सेकंड है पेशीय परत, तीसरा है सम्यूकोसा, चौथा पार्ट कौन सा आता है? म्यूकोसा आता है। शिरोसा की बात करें हम तो यह आहार नाल का सबसे बाहरी स्तर है। आहार नाल का सबसे बाहरी स्तर क्या कहलाता है? शिरोसा कहलाता है। विसरल पेरिटोनियम टिश्यू से मिलकर के बना हुआ होता है। तो सेकंड पॉइंट इसमें हम नोट करते हैं, ये किससे निर्मित होता है? विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम से निर्मित होता है। अगला एक क्वेश्चन बनता है कि जो शिरोसा लेयर है ये कौन से संयोजी ऊतकों से बना होता है? तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, या इनको कहा जाता है रेशेदार संयोजी ऊतक, इनसे मिलकर के किसका निर्माण होता है? शिरोसा वाले पार्ट का निर्माण होता है। इनके निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण किससे होता है? सफ़ेद रेशेदार संयोजी ऊतकों से। सफ़ेद रेशेदार संयोजी ऊतकों से किसका निर्माण होता है? शिरोसा वाले पार्ट का होता है। ये आहार नाल का सबसे बाहरी स्तर के रूप में इसे जाना जाता है। तो पहला पार्ट कौन सा हुआ हमारा? शिरोसा हुआ। दूसरा पार्ट आता है हमारी पेशीय परत। कौन सा आता है? पेशीय परत। पेशीय परत याद रखना, सबसे मोटी परत पाई जाती है आमाशय में। सबसे मोटी परत की बात करें तो सबसे मोटी परत कहाँ होती है दोस्तों? आमाशय में होती है। और सबसे पतली परत की बात करें तो सबसे पतली परत मलाशय में पाई जाती है। सबसे पतली परत कहाँ पाई जाती है? मलाशय में पाई जाती है। सबसे पतली परत कहाँ होती है? मलाशय में होती है। तो सबसे मोटी पेशीय परत किसकी होती है? आमाशय की। और आहार नाल में सबसे पतली पेशीय परत किसकी होती है? मलाशय की होती है, रेक्टम की होती है। तीसरी जो हमारी लेयर आती है उसको कहते हैं दोस्तों सब म्यूकोसा। क्या कहा जाता है? सब म्यूकोसा के नाम से जाना जाता है, जो कि ढीले संयोजी ऊतकों से मिलकर बनी होती है। इसमें लसिका वाहिनियां पाई जाती हैं। लसिका क्या होता है? लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। रक्त का रंग लाल होता है, लसिका का रंग रंगहीन होता है। रक्त से मिलकर के रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है और लसिका से मिलकर के लसिका परिसंचरण तंत्र बनता है, जिसे द्वितीयक या सहायक परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। लसिका का स्थानांतरण लसिका वाहिनियों के द्वारा किया जाता है। लसिका वाहिनियां क्या होती हैं? कई बार लसिका वाहिनियां छोटी छोटी गांठों के रूप में बदल जाती हैं या छोटी छोटी गांठ बन जाती हैं। लसिका वाहिनियों के
अंतिम सिरे फूल करके घुंडी नुमा संरचना के रूप में बदल जाते हैं, जिन्हें लसिका गांठें कहते हैं। जैसे हम बात करें, हमारे टॉन्सिल्स हो जाते हैं, कई बार हमारी छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं कमर क्षेत्र में, जांग में, भुजा के नीचे, कम अपने बगलों में, हाथों की बगल, पैरों की बगल, जहाँ सॉफ्ट एरिया होता है वहाँ पर छोटी छोटी मांस की गोली टाइप की बन जाती हैं, उनको हम लसिका गांठें कहते हैं, लिम्फ नोड्स कहते हैं। जो कि नॉर्मल गांठें होती हैं, धीरे धीरे समय के साथ ठीक भी हो सकती हैं। कई बार टीबी के इन्फेक्शन के समय भी ऐसी छोटी छोटी गांठें बॉडी में बन जाती हैं, क्योंकि उस समय लिम्फोसाइट की मात्रा बढ़ जाती है। WBC की संख्या बढ़ने के कारण बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण छोटी छोटी मसल्स की गांठें भी हमारे देखने को शरीर में मिल सकती हैं। तो सब म्यूकोसा लेयर में पाई जाती हैं। तो सब म्यूकोसा लेयर में क्या क्या होता है? लसिका वाहिनियां होती हैं, लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं, एंड नर्व पाई जाती हैं, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, ढीले संयोजी ऊतक की क्या होती है? परत होती है। तो ये ढीले संयोजी ऊतक की परत होती है, ढीले संयोजी ऊतक की परत होती है। और इसके अंदर क्या पाई जाती हैं? लसिका वाहिनियां तथा तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। लसिका वाहिनियां तथा तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स आर प्रेजेंट इन सम म्यूकोसा लेयर। चौथी लेयर जो आती है हमारी म्यूकोसा वाला आता है। ये आहार नाल की सबसे आंतरिक परत है। यदि क्वेश्चन आए कि आहार नाल की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, आंसर होगा सिरोसा। और आहार नाल की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है, आंसर होगा म्यूकोसा। तो ये आहार नाल की सबसे आंतरिक परत है। आहार नाल की सबसे आंतरिक परत के रूप में किसे जाना जाता है? म्यूकोसा को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? याद रखना, म्यूकोसा को जाना जाता है। आहार नाल की सबसे आंतरिक परत होती है म्यूकोसा। सबसे बाहरी परत कौन सी होती है दोस्तों? शिरोसा होती है। अगर हम बात करें कि म्यूकोसा वाला पार्ट में क्या क्या पाया जाता है, तो म्यूकोसा वाले पार्ट में स्रावी तथा अवशोषी कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं इसमें? स्रावी तथा अवशोषी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। स्रावी तथा अवशोषी कोशिकाएं किस पार्ट में पाई जाती हैं? म्यूकोसा वाले पार्ट में होती हैं। किस में होती हैं? म्यूकोसा वाले पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। तो चौथा पार्ट हमारा कौन सा हो गया? म्यूकोसा हो गया। तो आहार नाल की औतकी में टोटल स्तर कितने हैं बताइए? 4। सबसे पहला स्तर सिरोसा, आहार नाल का सबसे बाहरी स्तर है सिरोसा। विसरल पेरिटोनियम से मिलकर बना होता है। निर्माण इसका सफेद रेशेदार सफेद संयोजी ऊतकों से मिलकर के होता है। दूसरा पार्ट आता है पेशीय परत। पेशीय परत सबसे मोटी परत होती है, जो कि आमाशय में पाई जाती है। सबसे पतली परत कहाँ होती है? मलाशय में होती है। सम्म्यूकोसा ढीले संयोजी ऊतकों की परत होती है। लसिका वाहिनियां और तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। म्यूकोसा आहार नाल की सबसे आंतरिक परत है और इसमें स्त्रावी तथा अवशोषी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये 4 से मिलकर क्या बना होता है? याद रखना, हमारा आहार नाल की लेयर बनी हुई होती है। हालांकि जो म्यूकोसा लेयर होती है, इस म्यूकोसा लेयर में भी 3 पार्ट होते हैं। बाहरी भाग होता है, मध्य भाग होता है, आंतरिक भाग होता है। बाहरी भाग को म्यूकोसा मस्कुलरिस कहा जाता है। मध्य भाग को लेमिना प्रोपिया कहते हैं। जो पेयर्स के पिंड बनते हैं वो मध्य भाग में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? मध्य भाग में बनते हैं। इसके अलावा आंतरिक भाग को कहा जाता है श्लेष्मिक उपकला। क्या कहा जाता है? श्लेष्मिक उपकला के नाम से जाना जाता है। तो ये जो म्यूकोसा वाला पार्ट है, इस म्यूकोसा वाले पार्ट में याद रखना 3 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? इसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं। म्यूकोसा वाले पार्ट में कितने लेयर्स पाई जाती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? बाहरी भाग, एक होता है मध्य भाग, और एक होता है इसके अंदर आंतरिक भाग। बाहरी भाग जो होता है दोस्तों, जिसको म्यूकोसा मस्कुलरिस के नाम से जाना जाता है। म्यूकोसा
मस्कुलरिस, क्या कहते हैं इसको, म्यूकोसा मस्कुलरिस कहा जाता है। मध्य भाग को कहते हैं दोस्तों लेमिना प्रोपिया, लेमिना प्रोपिया कहते हैं। और इसमें पेयर के पिंड आते हैं, पेचेज ऑफ पेयर या पेयर के पिंड, इनको किस में रखा गया है, मध्य भाग में रखा गया है। और तीसरा पार्ट आता है जिसको कहा जाता है श्लेष्मिक उपकला, क्या कहते हैं, श्लेष्मिक उपकला के नाम से जाना जाता है। ये तीन पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, म्यूकोसा वाला पार्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, म्यूकोसा वाले पार्ट का निर्माण करते हैं। इसके बाद जो हमारा पार्ट आता है दोस्तों वो है ग्रसनी, क्या नाम है, ग्रसनी, जिसको फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहा जाता है। हम ग्रसनी की बात करें दोस्तों तो ये वाला पार्ट हमारा ग्रसनी है। ग्रसनी पाचन और श्वसन दोनों का कॉमन मार्ग है, याद रखना। यहाँ तक भोजन भी जाता है, यहाँ तक वायु भी जाती है। फिर यहाँ पर एक कपाट पाया जाता है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस वाल्व, जो कि भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य करता है। होता क्या है दोस्तों, हमारे एक तो मुख है, एक नासिका है। सांस हमेशा व्यक्ति को नासिका से लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब हम भोजन करते हैं और भोजन करते समय यदि हम सांस भोजन करते समय मुंह से ले लेते हैं तो ये हमारा जो एपिग्लॉटिस वाल्व है ये कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। क्योंकि एपिग्लॉटिस वाल्व का काम क्या है, भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकना। यानी यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक रास्ता तो चला जाता है हमारा श्वास नली, एक रास्ता कहलाता है ग्रासनाल। श्वास नली वाला चला जाता है फेफड़ों में, जिसकी चर्चा हम श्वसन तंत्र में करेंगे। और जो ग्रासनाल वाला पार्ट है वो चला जाता है हमारा आमाशय में, जो कि हमारा पार्ट चल रहा है जिसका नाम है पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें इसमें कि ग्रसनी जो होती है, ये एपिग्लॉटिस वाल्व है, ये भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है। कई बार क्या होता है, जब हम मुख गुहा से भोजन करते हैं और उसी समय यदि हम मुख से सांस ले लेते हैं तो होता क्या है दोस्तों, भोजन के कुछ कण हमारी श्वास नली में चले जाते हैं, जिससे हमें अचानक से खांसी उत्पन्न होती है। हम कहते हैं ना, कोई याद कर रहा है, कोई भूखा बैठा है, ठसका लग गया, खांसी लग गई, वो कुछ नहीं होता, कुछ भोजन पानी कण कहाँ चले जाते हैं, हमारे श्वास नली में एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें खांसी जैसी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। धीरे धीरे पानी हम पीते हैं, धीरे धीरे वो सही हो जाता है। अभी 2-3 महीने 4 महीने पहले की बात है, 2024 की ही, एक छोटा बच्चा था जिसके पिताजी विदेश रहते थे। अखबार में पढ़ा होगा आपने, उसके पिताजी चॉकलेट लेके आए थे, बच्चे ने चॉकलेट खाई और चॉकलेट खाते ही बच्चे का दम घुटने लगा। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया और पता चला आधा घंटे बाद उस बच्चे की डेथ हो गई। अखबार में आया था कि चॉकलेट खाने से बच्चे की डेथ हो गई। मैंने भी उसको पढ़ा कि चॉकलेट खाने से बच्चे की डेथ कैसे हुई। तो उसमें फिर डॉक्टर्स ने बताया था कि बच्चे ने जब चॉकलेट खाई तो चॉकलेट खाते समय बच्चे ने मुंह से सांस ले लिया, जिसकी वजह से एपिग्लॉटिस वाल्व खुल गया। और एपिग्लॉटिस वाल्व जाना तो चाहिए था श्वास नली की तरफ, लेकिन हुआ क्या था, दोनों एक साथ काम हो गए। अब दोनों एक साथ हो गए तो क्या करेगा बेचारा, गड़बड़ा गया वो तो। अब कुछ वो जो चॉकलेट थी वो गलती से बच्चे की श्वास नली की तरफ मूव कर गई। अब बच्चे की श्वास नली है, श्वास नली कोई बहुत बड़ी तो होती नहीं है, हमारी बहुत छोटी होती है, लेकिन बच्चे की श्वास नली छोटी सी थी, उसमें वो चॉकलेट जा करके फंस गई, चिपक गई। अब क्या हुआ, आगे सांस का आदान प्रदान रुक गया, बाहर की ऑक्सीजन अंदर नहीं जाए, अंदर की CO2 बाहर नहीं आए, बच्चे का दम घुटने लगा, बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, आधे घंटे में उसकी डेथ हो गई। तो डॉक्टर्स ने भी यही कारण बताया था कि बच्चे ने मुंह से सांस लिया और उसी समय बच्चे ने चॉकलेट खाई। कई बार ऐसा होता है ना, हमको तीखा खाते हैं, सब्जी वगैरह यूज में लेते हैं और साथ में अपन सांस ले लेते हैं मुंह से कि यार बहुत ज़्यादा तीखी है, तुरंत वो हमारे फंस जाती है, आधी ऊपर नाक की तरफ चली जाती है, कभी श्वास नली में चली जाती है, तुरंत हमें अच्छा महसूस नहीं होता। तो ये एपिग्लॉटिस वाल्व क्या होता है, भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य करता है। तो ये बात हुई है हमारी दोस्तों एपिग्लॉटिस वाल्व की। किसकी बात हुई है, एपिग्लॉटिस वाल्व की। तो ग्रसनी के बारे में आपको बता रहा था। ग्रसनी पाचन और श्वसन तंत्र दोनों का सम्मिलित मार्ग है। मुख ग्रसनी गुहा के केंद्रीय भाग में 2 छिद्र पाए जाते हैं,
ऊपरी तथा पृष्ठ छिद्र को कहते हैं ग्लॉटिस, जिसका नियंत्रण एपिग्लॉटिस से होता है। किससे होता है? एपिग्लॉटिस से होता है। तो ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का कॉमन मार्ग है। पाचन तंत्र तथा श्वसन तंत्र दोनों का सम्मिलित मार्ग है। दोनों का सम्मिलित मार्ग का नाम क्या है? ग्रसनी है। और मुख ग्रसनी गुहा के केंद्रीय का भाग में याद रखना कितने छिद्र पाए जाते हैं? 2 छिद्र पाए जाते हैं। मुख ग्रसनी गुहा के केंद्रीय भाग में कितने छिद्र पाए जाते हैं? 2 छिद्र पाए जाते हैं। एक गुलेट होता है। क्या होता है? गुलेट। एक बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। एक होता है ऊपरी तथा पृष्ठ छिद्र, पीछे वाला छिद्र, जिसको कहा जाता है ग्लॉटिस। क्या कहते हैं इसको? ग्लॉटिस कहते हैं, याद रखना, जिसका नियंत्रण एपिग्लॉटिस से होता है। इसका नियंत्रण जो होता है वो किससे होता है? एपिग्लॉटिस से होता है। छिद्र को तो कहते हैं ग्लॉटिस, और नियंत्रण किससे होगा? घाटी ढक्कन या एपिग्लॉटिस के द्वारा इसका नियंत्रण होता है। और निचला और अधर छिद्र जो होता है उसको गुलेट कहते हैं, जिसे निगल द्वार कहा जाता है। गुलेट क्या है? एक पेशीय ट्यूब में खुलता है, जिसको ग्रासनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रासनाल कहते हैं। तो निचला और अधर छिद्र, निचला तथा अधर, अधर यानी निचला वाला, अधर छिद्र जो होगा उसको कहते हैं गुलेट। क्या कहा जाता है? गुलेट कहते हैं इसको, GULLET, या इसको निगल द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको निगल द्वार के नाम से जाना जाता है। ये गुलेट जो होता है, ये गुलेट आगे जाकर के, ये गुलेट जो होगा जिसे निगल द्वार कहते हैं, ये निगल द्वार आगे जाकर के एक पेशीय ट्यूब में खुलता है, जिसे ग्रासनाल कहते हैं। ये पेशीय ट्यूब में खुलता है, पेशीय ट्यूब में खुलता है, जिसे क्या कहा जाता है? ग्रासनाल कहते हैं, ईसोफेगस कहा जाता है, या इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रशिका के नाम से जाना जाता है। ये एपिग्लॉटिस वाल्व क्या काम करता है? भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है। ये एपिग्लॉटिस वाल्व का कार्य क्या है? भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकना। वैसे दोस्तों यहां पर इसको भोजन नहीं कहते हैं, अब यहां पर इसको भोजन को कहेंगे अपन बोलस। क्या कहेंगे? बोलस। एक क्वेश्चन आता है कि मुख गुहा में भोजन पाचन के पश्चात क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलस। मुख गुहा में जब भोजन का पाचन हो जाता है तो मुख गुहा में भोजन पाचन के पश्चात क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। मुख गुहा में भोजन पाचन के पश्चात क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। इसको निवाला कहते हैं। क्या कहते हैं? निवाला के नाम से भी जाना जाता है। तो भोजन कणों को श्वास नली में जाने से रोकने का ये कार्य करता है। अगर हम बात करें दोस्तों ग्रासनाल में, तो ग्रासनाल के अंदर वर्तुल और अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती हैं। सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल से मिलकर के क्या बना होता है? ग्रासनाल बना होता है। तो ग्रासनाल की यदि हम बात करें तो इसमें वर्तुल, वर्तुल यानी एक तरीके से सर्कुलर बोल सकते हैं इसको, सर्कुलर तथा अनुदैर्ध्य, एक तो होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुप्रस्थ को बोलते हैं ट्रांसवर्स, एक होता है अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती हैं। तो
ग्रासनाल के अंदर कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? वर्तुल पेशी होती हैं और अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती हैं। ये पेशियां आहार नाल में क्रमाकुंचन गति उत्पन्न करती हैं, जिसकी वजह से ही क्या होता है? भोजन खिसकता है। ये पेशियां जो होती हैं ये क्या काम करती हैं? आहार नाल में क्रमाकुंचन गति पैदा करती हैं। आहार नाल में क्रमाकुंचन गति पैदा करती हैं और आहार नाल में जब क्रमाकुंचन गति उत्पन्न होती है तभी भोजन दोस्तों आगे की ओर खिसकता है। भोजन आमाशय की ओर खिसकता है। भोजन आमाशय की ओर खिसकना क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है। ग्रासनाल के अंदर एक श्लेष्मीय ग्रंथियां पाई जाती हैं, म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं। किसका स्त्राव करती हैं? श्लेष्मा का। ये श्लेष्मा क्या काम करता है? भोजन को लसलसा बना देता है तथा ग्रासनाल की दीवारों को पाचक रसों द्वारा नष्ट होने से बचाने का कार्य करता है। तो एक इसमें दूसरे प्रकार की ग्रासनाल में याद रखना श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिका होती हैं? ग्रासनाल के अंदर श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती हैं, म्यूकस सेल्स पाई जाती हैं। म्यूकस सेल्स आर प्रेजेंट एंड ईसोफेगस। और ये श्लेष्मा कोशिकाएं जो पाई जाती हैं, इन श्लेष्मा कोशिकाओं से श्लेष्मा का सीक्रेशन होता है, श्लेष्मा का स्त्रवण होता है। इनका कार्य क्या है? श्लेष्मा का स्त्रवण, सीक्रेशन ऑफ म्यूकस। श्लेष्मा का क्या करती हैं? ये स्राव करती हैं। ये श्लेष्मा क्या काम करती है? भोजन को लसलसा बना देती है। इसके कार्य की बात करें तो ये भोजन को लसलसा बनाती है। भोजन को लसलसा बनाती है कौन? श्लेष्मा, जिससे भोजन आसानी से क्रमाकुंचन गति के द्वारा आमाशय तक पहुंच सके तथा ग्रासनाल की दीवारों को पाचक रसों से नष्ट होने से बचाती है। ग्रासनाल की दीवारों को पाचक रसों से प्रभाव से नष्ट होने से बचाती है। नष्ट होने से बचाने का कार्य करती है। ये काम कौन करेगा? श्लेष्मा कोशिकाएं करती हैं, म्यूकस सेल्स करती हैं। ग्रासनाल में दोस्तों याद रखना पाचक एंजाइम्स का क्या होता है? अभाव होता है। ग्रासनाल के अंदर यदि हम बात करें तो ग्रासनाल में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है, कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसलिए याद रखना ग्रासनाल वाले पार्ट में भोजन का डाइजेशन नहीं होता है। एक क्वेश्चन आता है किस पार्ट में भोजन का डाइजेशन नहीं होता है, तो याद रखना ग्रासनाल एक ऐसा पार्ट है जिसमें भोजन का डाइजेशन नहीं होता है, ना ग्रसनी में होता है। भोजन का डाइजेशन एक मुख-गुहा में होता है, एक हमारे आमाशय में होता है, एक छोटी आंत में होता है। ये तीन पार्ट पाचन तंत्र के ऐसे हैं जिनमें पाचन की प्रक्रिया होती है। बाकी अवशोषण होता है, अवशोषण मुख-गुहा में भी होता है, अवशोषण आमाशय में भी होता है, अवशोषण छोटी आंत में भी होता है और अवशोषण बड़ी आंत में भी होता है। दोस्तों जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो हमेशा टॉपिक को पढ़ते समय पहली बात आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि इससे प्रश्न कैसे बनेगा, उस प्रश्न का आंसर हमें कैसे याद रखना है। दोस्तों कई बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते रहते हैं लेकिन वो ऑब्जर्व नहीं करते, अपने आप को टेस्ट नहीं लेते, वो अपने आप का परीक्षण नहीं करते। दोस्तों बिना टेस्ट के भी परिणाम की प्राप्ति बहुत जल्दी से नहीं हो पाती है। कई बच्चे पढ़ते बहुत सारा है लेकिन एग्जाम टाइम पे कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और एग्जाम टाइम पर पेपर उनका सही से नहीं जाता है। उसका कारण ये है कि उन्होंने पढ़ा तो है लेकिन उसको भुनाया नहीं, उसको ये नहीं पहचाना उसमें बच्चे ने कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, लास्ट ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जा चुके हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, ये चीज़ हमारे कितनी काम की है, ये वाली चीज़ हमें किस एग्जाम के लिए पढ़नी है, किस में छोड़नी है। इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों जो आती है हमारी, वो एक बार टॉपिक को पढ़ने के बाद उसको मन ही मन में आपका रिवाइज करने से होगा। जैसे कई बच्चे क्या है पढ़ तो पूरा लेते हैं लेकिन पढ़ने के बाद होता क्या है दोस्तों, पढ़ने के बाद वो ये सोचते ही नहीं कि हमने क्या पढ़ा इसमें,
पढ़ने के बाद अगला चैप्टर खोल लेते हैं, वो तुरंत रीड कर लिया, फिर अगला खोल लेते हैं, फिर रीड कर लिया, अगला खोल लेते हैं, पता चला पीछे का साफ होता जा रहा है, पीछे का पता ही नहीं चल पा रहा क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, क्या है क्या नहीं है। चाहे आप 5 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करो, लेकिन उसको ऐसा करो कि उसमें से प्रश्न यदि पूछा जाए तो हमारी गलत होने की संभावना न के बराबर रहे। अगले पन्ने पे तब बढ़ो जब पिछला आपका क्लियर हो। हर बार पढ़ते समय आपको ये याद रखना है कि माना कि मुझे अगला दिन नहीं मिला या इसके बाद मेरा ये लास्ट मौका है मेरा पढ़ने का, इसके बाद यदि मेरा एग्जाम हो जाए तो क्या मैं यहाँ से आने वाले प्रश्नों को सही कर पाऊंगा। अगर आपका मन जवाब देता है कि यार अभी तो तू पूरे क्वेश्चन सही नहीं कर पाएगा, यदि मन ने ऐसा जवाब दे दिया तो दोस्तों आगे मत बढ़ना, पलट के दोबारा से वही पेज पढ़ना, यानी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करो। ये बात हालांकि एग्जाम टाइम से जस्ट पहले आपको ज़्यादा फॉलो करनी है। अभी फिलहाल के लिए यह है कि अपने टॉपिक पढ़ लिया, याद हो गया, अगला टॉपिक पढ़ लो, लेकिन पीछे वाले को साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलें। जरूरी नहीं 100% आपको लर्न हो जाए, याद हो जाए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या हमने पढ़ा है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया हमने, टॉप क्वेश्चन थोड़ा अलग ही टाइप से बन के आ जाता है। पूरा पढ़ लिया, आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में कहाँ कहाँ क्या क्या भोजन कहलाता है, अंत में प्रश्न आएगा कि पाचन के अनुसार जो भोजन का जो पाचन होता है, उस पाचन के अनुसार जो क्रम है वो क्या है। सबसे पहले बोलस आता है, फिर काइम आता है, फिर काइल आता है। अब इनको उल्टा सीधा कर देगा, काइम को काइल से पहले ले जाएगा, काइल को पहले ले जा सकता है, काइम को बाद मिला सकता है, बोलस को बिल्कुल लास्ट मिला सकता है। तो पढ़ने के बाद आप ये सोचो कि मैंने 3 शब्द पढ़े हैं, बोलस भी पढ़ा है, काइम भी पढ़ा है, काइल भी पढ़ा है, तो पहले कौन सा आएगा कि बोलस, फिर काइम, फिर काइल। ऐसे यदि आपने टॉपिक को पढ़ने के बाद एक बार सोच लिया तो उस चीज़ को आप आगे भूलोगे नहीं। जहां आपको 50% याद हुआ वो आपको 80% में कन्वर्ट हो जाएगा। जब किताब नोट सामने रखे रहते हैं तो उस समय तो हमें ऐसा लगता है कि पूरा पेज याद हो गया, 100% याद हो गया, लेकिन उसको बंद करके फिर आप सोचना कि यार मैंने आमाशय में क्या क्या पढ़ा है, फिर आप थोड़ा जोड़ दोगे तो चीज़ें आपको याद आएंगी। ईजिली सोचोगे नहीं आएंगी, थोड़ा जोड़ दोगे तो याद आएंगी। उस समय याद नहीं आ रही, फिर आप पेज खोल देखो, अच्छा पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, ऐसे आप देखोगे तो निश्चित रूप से आपका जो याद करने का परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं आपका बढ़ जाएगा। तो ये बातें थी दोस्तों, थोड़ा सा आपको इस चीज़ को समझना है कि अपन टॉपिक पढ़ लें, चाहे अपने आधे घंटे क्लास देखिए, लेकिन क्लास बंद करने के बाद, मोबाइल बंद करने के बाद, फेसबुक खोलने से पहले या कोई इंस्टाग्राम चलाने से पहले इतना ज़रूर देखा करो, या हो सकता है 5 मिनट इंस्टाग्राम चला लो, उसके बाद तुरंत ये सोचा करो कि हमने जो अभी टॉपिक पढ़ा था इसमें क्या क्या पढ़ा था आज की क्लास में, कौन कौन सी चीज़ें थी। तो मोटा मोटा आउटलाइन आपको याद होना ज़रूरी है। अगर आउटलाइन आपको बिना देखे याद आ गई, इसका मतलब उसका याद करने का परसेंटेज बढ़ गया। अब आगे भविष्य में उसको आप जल्दी से भूल नहीं पाओगे, अगली बार बहुत जल्दी से आपको याद हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों इस छोटी सी वीडियो के अंदर हमने आज की क्लास के अंदर ग्रसनी के बारे में, ग्रासनाल के बारे में चर्चा की है। दोस्तों आमाशय वाला पार्ट थोड़ा सा पड़ा है, इसको अपन अगले पार्ट के अंदर लेते हैं। तो छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा आसान लगे, अच्छा लगे। आप तुरंत, होता क्या है दोस्तों, सोच का फर्क होता है। हमने सोचा यार हमने 5 यूनिट पढ़ दी, या फिर 5 हमने वीडियो देख लिए पाचन तंत्र के, आपको ऐसा लगेगा यार बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। छठा भी आप तुरंत देखोगे, 7वां आप तुरंत देखोगे। इसलिए थोड़े छोटे छोटे वीडियो के अंदर आपके पार्ट डाले जाते हैं ताकि हमें अपलोड करने में भी दिक्कत नहीं आए, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो, बीच बीच में आपको 5 मिनट का रेस्ट मिल जाए। अगला पार्ट आप खोल के देखोगे तो थोड़ा सा मनोरंजन आपको साथ में होगा, आपको थोड़ा सा समझने में भी आसानी होगी। इसलिए दोस्तों ये पार्ट थोड़े से छोटे छोटे बनाए जाते हैं। बाकी हम तो इसको कंबाइन करके बड़ा भी डाल सकते हैं, जैसा आपको शब्द लगे वैसे आप पढ़ सकते हो। तो ये वाला पार्ट था दोस्तों हमारा, जिसमें हमने ग्रसनी ग्रासनाल के बारे में चर्चा की है। अब हम पढ़ेंगे आगे इसमें आमाशय के बारे में।